और आइए अब आपको दिखाते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ आज तक की खास बातचीत। इस वक्त पूरे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और किसानों के बीच हो रही बातचीत में कोई हल निकलेगा या नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नाराज किसानों की समस्या का कोई हल निकले। मंत्री जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक पे। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लगातार तमाम जो किसान यूनियन हैं जो कि सरकार से इस वक्त नाराज हैं, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। अब तक की जो बातचीत रही है उसमें आपको क्या आसार दिख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस समस्या का, किसानों की मांग का कोई हल निकल सकता है? देखिए, भारत सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब आंदोलन से पूर्व की स्थिति थी तब भी हम लोगों ने बातचीत की और मैं समझता हूँ कि 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर यूनियन से चर्चा हुई, 13 नवंबर को मेरे स्तर पर बातचीत हुई और कल 1 दिसंबर को हम लोगों ने फिर से बातचीत की। और मुझे लगता है और मैं आशावान हूँ कि संवाद से तमाम सारे रास्ते निकलते हैं और यह मामला भी जो है चर्चा के माध्यम से हल हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सबसे बड़ा फसाद इस वक्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर है। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी गारंटी को कानून का हिस्सा बनाए। सरकार कहती है कि वो किसानों के पक्ष में है, तो आखिरकार आप एमएसपी की गारंटी देने को क्यों तैयार नहीं? देखिए, एमएसपी कानून का हिस्सा पहले भी कभी नहीं थी और एमएसपी आज भी प्रशासकीय निर्णय है और एमएसपी किसानों को मिले, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रबल इच्छा रही और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन थी, लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाए, ये रिपोर्ट स्वामीनाथन साहब ने 2006 में सबमिट की थी। लेकिन 14 में जब मोदी जी आए उसके बाद ही उन्होंने स्वीकार किया। अगर एमएसपी के प्रति कोई भी ऐसी बात होती तो मोदी जी एमएसपी को बढ़ाते ही क्यों? आज बढ़ी हुई एमएसपी का फ़ायदा किसान को देश भर में मिल रहा है और आप देखेंगे कि यूपीए के 10 साल और मोदी जी के 6 साल, इसमें सरकारी खरीद जो है उसमें खर्च हुई राशि लगभग यूपीए के सरकार के 10 वर्षों से दोगुनी ज़्यादा खरीद हुई है। अभी हाल ही में जब धान की खरीद हुई तो 302 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जो गत वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। पंजाब में 25% अधिक गत वर्ष की तुलना में धान खरीदा गया और एमएसपी पर लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि एमएसपी का लाभ आम किसान तक पहुँचे और किसान की माली हालत सुधरे और इसलिए एमएसपी मिलेगी, एमएसपी मिलती रहेगी। यह आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के किसानों को दिया है और सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में फ्लोर पर मैंने भी ये कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। सर, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर्स की वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे, तब उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी थी मार्च 2011 में। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि कोई भी फार्मर और ट्रेडर के बीच में ट्रांजैक्शन एमएसपी से कम में नहीं होना चाहिए और इसका एक सरकारी मैंडेट होना चाहिए। यही क्लॉज B3 में लिखा गया है कि एमएसपी इंटरमीडिएरीज जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो सारा मुनाफा कमा लेते हैं, इसलिए सरकार इसको कानून के तहत मैंडेट करे कि कोई भी किसान और ट्रेडर के बीच में ट्रांजैक्शन एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष कह रहा है वही रिपोर्ट दिखा के कि ये तो जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे वो खुद ही कह रहे थे, अब हम वही कह रहे हैं कि जो आपने पहले किया उसको पूरा कर दीजिए। जो विपक्ष के लोग आज कह रहे हैं
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप तो इतने वर्षों तक राज किए, तो आपने एमएसपी के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रशासकीय निर्णय के द्वारा की जाती हैं, हर चीज़ के लिए कानून नहीं बनाया जाता। सबसे बड़ी चिंता किसानों को ये है, लगातार उनके बयान पंजाब से हो, हरियाणा से हो, बाकी जगहों से जो हम सुन रहे हैं, वो ये है कि अगर सरकार के जो कानून हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो जो सरकारी मंडियां हैं, एपीएमसी जो मंडियां हैं वो खतरे में आ जाएंगी। और उनकी सोच ये है कि सरकारी मंडियों पे टैक्स लगते हैं, जो प्राइवेट मंडियों को आप छूट दे रहे हैं उस पे वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे जो कि सरकारी मंडियों पे हैं। ऐसे में किसानों को चिंता ये है कि सरकारी मंडियां 2-3-4 साल में खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियों की मोनोपोली या फिर मार्केट पे कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, जो सरकारी मंडी है वो राज्य के एक्ट के द्वारा बनती है। राज्य का जो एपीएमसी एक्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रेड एक्ट है वो बिल्कुल भी अतिक्रमित नहीं करता है। हमने ये कहा है कि एपीएमसी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये इसके पीछे हमारा सोचना ये है कि किसान की जिन्स पर जबरन टैक्स क्यों लगना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यापारी खरीदता है और उसको खरीदे हुए उत्पादन पर टैक्स देना पड़ता है तो वो टैक्स तो किसान से ही वसूला जाता है अंतोगत। तो अब चिंता ये हो सकती है कि बिहार में ये सब किया गया चीज़ों को बेहतर करने के लिए, वहाँ चीज़ें बेहतर नहीं हुई। पंजाब, हरियाणा और बाकी जगहों के किसानों को चिंता है कि जो हमारा है कहीं वो ना लुट जाए, नया बने ना बने पता नहीं, जो है वो कहीं ना चला जाए। नहीं, मैं आपके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बिहार में एपीएमसी ख़त्म हुई उसका भी एक अपना बड़ा इतिहास है और वो उसके जो कारण हैं उनको मैं सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं चाहता, लेकिन उससे सामान्य किसान को निश्चित रूप से निजात ही मिली है। क्योंकि जब वहाँ मंडी थी तो शोषण की चरम सीमा थी और इसी से त्रस्त होकर एपीएमसी को ख़त्म करने की स्थिति उस कालखंड में आई। लेकिन क्या होता है कि कुल मिला के जब हम कोई कानून बना रहे हैं या कानून को बदल रहे हैं उसके साथ बाकी और सब चीज़ें करना ज़रूरी होती हैं। सिर्फ कानूनी एक पर्याप्त नहीं होता। जब हमने ये कानूनी रिफॉर्म किया उससे पहले गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसका प्रोविज़न किया, उस पर काम शुरू हो गया। 1,500-2 हज़ार करोड़ रुपया नीचे पैक्सों तक मंजूर होकर पहुंच गया। हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं, लगातार छोटी जोत होती जा रही है, इसलिए देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम हम लोगों ने प्रारंभ किया। एफपीओ पर 5 साल में हम 6,850 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने वाली है। एफपीओ को 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज की सब्सिडी केंद्र सरकार ने देना तय किया। ये सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं और जब ये सारी चीज़ें नीचे तक पहुंच जाएंगी तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छे स्थिति में आएगा। नहीं, पर इससे सवाल ये भी हो सकता है कि आप ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्रिएट करते फिर चेंज करते तो शायद किसानों का ब्लोबैक पुशबैक नहीं होता। क्योंकि मैं जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे लिखा है कि 2020-2021 में बिहार में 0.05 लाख मीट्रिक टन गेहूं वीट को प्रोक्योर किया गया, जबकि टारगेट था 7 लाख मीट्रिक टन का। इतना बड़ा गैप। अब मैं नहीं कह रहा कि जो बिहार में हुआ वो जगह पे होगा, लेकिन ये चिंता लोगों को है कि अगर वहां पे टेक ऑफ नहीं किया, जो आपने सारी बातें कही, अगर ये हो गई तो आपका एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, पर अगर नहीं हुई तो किसान को जो मिल रहा है वही नहीं मिलेगा और जो नहीं मिल रहा वो तो नहीं मिल रहा। कृषि का जो क्षेत्र है उसमें चौतरफा प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि किसान मुसीबत में है और किसान की आमदनी बढ़ाना ये एक काम है, लेकिन लोग आने वाले कल में खेती की ओर आकर्षित हों और खेती में भी रोजगार के अवसर सृजित हों, गांव के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हों, इसके लिए हमको एक साथ कई काम करने की आवश्यकता है और एक के बाद एक कदम मोदी सरकार ने उठाया है। उन कदमों की श्रृंखला में कानून बनाना ये भी एक कदम है।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।